Hello, friends. How are you all? I hope everyone is doing well. So, I'm also good. लास्ट क्लास में हमने अपना परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन क्लास रखा था और उसमें हमने बात करी थी सबसे पहले ओवरव्यू की। ओवरव्यू के बाद हमने देखा था कि कौन कौन से पर्टिकुलरली सेक्शंस इसमें कवर होंगी होंगे सॉरी जैसे सेक्शन 37 देखा था, पार्टीज का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, जिसमें हमने देखा था प्रोमिसर हिमसेल्फ या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या एजेंट्स या जॉइंट प्रोमिसर्स भी हो सकते हैं या थर्ड पर्सन्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज का टॉपिक है, वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। ठीक है, तो अब डिस्टिंक्शन की बात अगर की जाए तो इसमें बेसिकली क्या बोलने जा रहे हैं। डिस्टिंक्शन मतलब हो गया डिफरेंस। डिफरेंस यानी कि सक्सेशन और असाइनमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। अग्रीमेंट बोल दिया था मैंने, शायद असाइनमेंट। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में क्यों इसको डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है, ये समझेंगे। तो अब सक्सेशन का मतलब समझते हैं। देखो, होता क्या है, जैसे एक फादर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया दूसरी पार्टी के साथ। अब उस फादर की पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से पहले डेथ हो जाती है और जिस पार्टी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको वो लाइबल था, यानी कि उसने उस पर्टिकुलर फादर ने पार्टी से 6 लाख रुपए का लोन दिया था और वो डेट्स उसे चुकाने थे। अब फादर की डेथ हो जाती है तो जाहिर सी बात है, जब फादर की डेथ होगी तो उसके लीगल हायर्स यानी कि उसके बेटे उसकी लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। ठीक है, लेकिन कितने एक्सटेंट तक पे ऑफ कर सकते हैं, उसके फादर में जितना एस्टेट में जितनी वैल्यू होगी, उसके फादर का जो एस्टेट है, जितने भी असेट्स हैं, उसकी जितनी वैल्यू होगी, ठीक है, जो वो इनहेरिट कर रहे हैं। क्योंकि जब पर्टिकुलरली किसी फैमिली में पेरेंट्स में से किसी की डेथ होती है ना, तो उस उनकी सब प्रॉपर्टीज, उनके सारे असेट्स, जाहिर सी बात है कि वो उनके बच्चे ही इनहेरिट करते हैं। ठीक, भले ही ये प्रॉपर विल में ना मेंशन हो, ओरल तरीके से भी यही माना जाता है कि बच्चे ही इनहेरिट करते हैं। ठीक, तो अब क्योंकि उसका बेटा इनहेरिट करेगा, ठीक है, तो उसकी केस में, उस केस में पर्टिकुलरली उसकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, जितना इनहेरिटेंस उसने अपने फादर के एस्टेट का किया है, जितने फादर के असेट्स उसने इनहेरिट किए हैं, लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी। वो अपनी तरफ से अपने एक्सटेंट से लाइबल नहीं रहेगा। यानी कि अगर उस पर्टिकुलर फादर के एस्टेट में, असेट्स में, ठीक है, मान लो 4.5 लाख रुपए थे, तो सन जो है वो 4.5 लाख रुपए के लिए ही लाइबल होगा, 4.5 लाख के लिए ही लाइबल होगा। जो 1.5 लाख रुपीज है रिमेनिंग, ठीक है, जो एस्टेट जिसकी वजह से शॉर्ट शॉर्ट पड़ रहा है लाइबिलिटी पे ऑफ करने में, तो वो 1.5 लाख रुपए वो पे नहीं हो पाएंगे। वो एक तरह से बैड डेट्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पार्टी को, ठीक है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फादर का। तो सक्सेशन का मतलब होता है जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स एक तरह से ट्रांसफर ऑन हो जाते हैं एक प्रोसेस से, जिससे कि बेनिफिट्स तो होंगे ही होंगे ट्रांसफर, जो उस कॉन्ट्रैक्ट के बर्डन्स होंगे, जिम्मेदारियां होंगी, वो कभी कभी लीगल हायर पे आ जाते हैं। बेनिफिट्स ये कि मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके तहत लोन लिया, घर बनाना था, घर बन गया, बेनिफिट्स मिल रहे हैं लीगल हायर्स को, सक्सेसर्स को।
लेकिन बर्डन ये था कि वो अमाउंट पे ऑफ करना रह गया था, उससे पहले ही फादर की डेथ हो गई। तो ये बर्डन आ जाता है लीगल हायर पे। तो इसलिए सक्सेशन में बोला जाता है कि जब बेनिफिट्स प्लस बर्डन दोनों चीजें कॉन्ट्रैक्ट की कोई दूसरा पर्सन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई, तो उस केस में ये पर्टिकुलरली जो इवेंट होगा इसको सक्सेशन मानेंगे, इसको सक्सेशन बोलेंगे। ठीक। दूसरी चीज असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी बेनिफिट होगा, ठीक है, अच्छी चीज जो भी उससे रिलेटेड होगी कॉन्ट्रैक्ट से, उसमें कोई भी उसके फायदे होंगे, वो तो ट्रांसफर हो ही जाएंगे, लेकिन लाइबिलिटीज नहीं होंगी। सिर्फ बेनिफिट ट्रांसफर होगा, लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों? अगर लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई तो उसमें इसका मतलब है थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो रही है उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, भले उसमें बेनिफिट थर्ड पार्टी का छुपा हो, ठीक है, बेनिफिट अल्टीमेटली किसी थर्ड पार्टी को मिलना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, उसमें से डेटर जो है वो कह दे कि मेरी तो कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, और अब जो मान लो ए बी सी हैं, ए डेटर हो गया, बी क्रेडिटर हो गया, सी हो गया थर्ड पार्टी। तो ए बोल रहा है कि मेरी तो अब कोई लाइबिलिटी है ही नहीं क्रेडिटर को, ठीक है, क्योंकि मैंने जो है इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट सी को दे दिया है जो कि थर्ड पार्टी है, तो अब लाइबिलिटी भी उसकी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है असाइनमेंट में। बेनिफिट्स असाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी देखो एग्जांपल, फादर और पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेन देन सारा उनका चल रहा है, लेकिन बेनिफिट सन को मिल रहा है, ठीक है, बेटे को बाहर भेजना है हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है लेकिन फादर और पार्टी का, यानी कि एजुकेशन कंसल्टेंट का। तो उनमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है ना, प्लस जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी कंसिडरेशन का पेमेंट हो रहा है, वो फादर और उस एजुकेशन कंसल्टेंट का या एजुकेशन फर्म का हो रहा है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच का है, उसमें बेनिफिट असाइन हो रहा है उनके बेटे को, तो इसको बोलेंगे असाइनमेंट। इसमें जो है सिर्फ बेनिफिट असाइन हो रहा है थर्ड पार्टी को, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट। अब उसका बेटा जो होगा फादर का, उसे ये नहीं कहा जाएगा कि लाइबिलिटी भी तुम्हें इनकर करो, यानी कि जो भी कॉलेज की कॉस्ट्स होंगी, फीस होगी, ट्यूशन फीस होगी, अकोमोडेशन फीस होगी, उस कंट्री में रहने की, वो सब तुम बियर करो अभी स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फादर और एजुकेशन कंसल्टेंट फर्म का हुआ है, तो लाइबिलिटी सेटल ऑफ फादर करेंगे, बेनिफिट मिलेगा बेटे को। तो दिस इज असाइनमेंट। समझ आ रहा है सक्सेशन और असाइनमेंट के बीच का डिफरेंस, कि दोनों का मतलब क्या है। मतलब असाइनमेंट में एक तरह से ये बोला जाएगा कि बेनिफिट भले ही मिल जाए थर्ड पार्टी को, लेकिन उससे ये नहीं कहा जाएगा कि आप लाइबिलिटी पे ऑफ करो, क्योंकि बेनिफिट जुड़ा होगा अगर लाइबिलिटी से, तो सिर्फ बेनिफिट असाइन होगा, लाइबिलिटी असाइन नहीं होने वाली है। मतलब ये है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो आती है, वो आती है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या बोलना चाह रहे हैं, ये सेक्शन क्या बोलना चाह रहा है, ये समझते हैं, ठीक। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ये है सेक्शन 38, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ क्योंकि मैंने लिखा नहीं, सेक्शन 38, ठीक। सेक्शन 38, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक। मतलब क्या है इसका, अगर प्रोमिसर ने कोई ऑफर दिया है प्रोमिसी को कि मैं आपके लिए ये परफॉर्मेंस दूंगा, मैं ये आपके लिए एक्शन करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको मान लो डिलीवरी देना चाहता हूँ गुड्स की, लेकिन ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ,
प्रॉमिसी ने मना कर दिया, तो अब प्रॉमिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक्शन होए। भाई जब पार्टी ए ने बी से कहा कि मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा, उसके बदले में आप मुझे 1 लाख रुपए दे देना, लेकिन बी ने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं, जरूरत नहीं है अभी। तो प्रॉमिसर ये फिर क्यों करेगा? उसने जब देखा कि बी ने जो प्रॉमिसी है उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर वो गुड्स की डिलीवरी नहीं करेगा, ठीक है। और उसके जो भी राइट्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट में, क्या वो खो देगा? बिल्कुल भी नहीं खोएगा। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड राइट्स होंगे वो नहीं खोएगा। अच्छा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, दो पार्टीज थी, प्रॉमिसर प्रॉमिसी। प्रॉमिसर ने कहा कि हम गुड्स की डिलीवरी करेंगे, बी ने कहा ठीक है, हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड है। बात जब परफॉर्मेंस की आई, एक्शन की आई, तो प्रॉमिसी ने मना कर दिया। पहले तो हाँ हाँ बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन बाद में परफॉर्मेंस की बात आई तो मना कर दिया। तो अब इसमें प्रॉमिसर से वो ये नहीं बोल सकते कि आपने गुड्स की डिलीवरी क्यों नहीं की, भैया आप ही ने तो मना किया था। दूसरी चीज, जो भी राइट्स होंगी प्रॉमिसर की वो इफेक्ट नहीं होने वाली है। प्रॉमिसर अपनी राइट्स नहीं खोएगा कॉन्ट्रैक्ट में, उसके पास फिर पूरा मौका है सूट फाइल करने का भी, अगर प्रॉमिसी कोई भी एक्शन लेता है तो, ठीक। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होना जरूरी है। क्या कंडीशंस हैं? हर एक ऑफर अनकंडीशनल होना चाहिए, जैसे कि हम लोग जो फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा भी था। क्योंकि अगर कंडीशनल या क्वालिफाइड हो जाता है ना, तो उसमें ओरिजिनल टर्म्स जो होती हैं ऑफर की वो चेंज हो जाती हैं, वो मॉडिफाई हो जाती हैं। तो हर एक ऑफर अनकंडीशनल होना चाहिए, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस वाला ऑफर भी एक्सेप्ट हो जाता है, उसको कंडीशनल बोलते हैं। तो उसमें दोनों पार्टीज का अग्री होना, कंसेंट देना जरूरी होता है। ये नहीं कि एक पार्टी कह रही है दूसरी पार्टी अग्री नहीं कर रही है, ठीक। तो इसलिए पहला पॉइंट है कि अनकंडीशनल ऑफर, अनकंडीशनल होना चाहिए। दूसरा, पर्टिकुलर प्रॉपर एक टाइम डिसाइड हो, प्लेस डिसाइड हो, कि उन सर्कमस्टांसेस में जिसको ऑफर दिया जा रहा है, द पर्सन टू whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound by his promise to do। अच्छा, पहली चीज अनकंडीशनल समझ गए होंगे आप। दूसरी चीज, प्रॉपर टाइम और प्लेस डिसाइड होना चाहिए, कितने बजे हो, किस लोकेशन पे ऑफर होना चाहिए वो डिसाइड होना चाहिए। एंड अब इसमें क्योंकि एंड लिखा है, तो एंड मतलब जो दूसरी कंडीशन है वो भी फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि उन हालातों में हो, उन सिचुएशंस में हो कि जिसको ऑफर दिया जा रहा है, यानी कि ऑफरी, उसके पास पूरा अच्छा मौका होना चाहिए ये समझने का कि जो पर्सन ऑफर दे रहा है वो एबल है, एक तरह से कॉम्पिटेंट है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी की हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, जब हम लोग ने अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, तो वो कॉम्पिटेंट हो। दूसरी चीज, वो विलिंग भी होना चाहिए, मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस देने में असेंट दे, कंसेंट दे, डिसअप्रूव ना करे, बाद में मना ना कर दे, अपना भी इंटरेस्ट दिखाए कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। एबल तो हो, विलिंग भी हो, कि जो भी प्रॉमिस उसने किया था, ठीक है, देन टू डू द होल ऑफ व्हाट ही इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डू, यानी कि जो भी प्रॉमिस हुआ था उस प्रॉमिस के तहत वो एक्ट करने के लिए वो एबल भी हो, वो विलिंग भी हो, मतलब वो कॉम्पिटेंट भी हो और वो तैयार होना चाहिए, वो अपना इंटरेस्ट दिखाए कि हम कॉन्ट्रैक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये बात करी हुई है इसमें कि दूसरी पार्टी यानी कि ऑफरी को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ये पूरी अच्छी तरीके से दिखना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, जो ऑफर कर रहा है, वो कॉम्पिटेंट हो, एबल भी हो और वो इंटरेस्ट भी दिखाए। जो भी उसने प्रॉमिस में, मतलब प्रॉमिस के तहत डिसाइड हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में, वो एक्शन करने के लिए वो एबल भी हो, विलिंग भी हो। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है कि अगर ऑफर जो है
उसमें ये क्लॉज है कि कुछ डिलीवर होगा प्रोमिसी को, जैसे गुड्स ही डिलीवर होने हैं। तो प्रोमिसी के पास पूरा मौका होना चाहिए ये देखने के लिए कि जो भी थिंग, जो भी कमोडिटी की डिलीवरी मान लो डिसाइड हुई थी, प्रोमिसर ने बोला था कि ये गुड्स हम आपको इस क्वालिटी का डिलीवर करेंगे, तो वही चीज उसको डिलीवर हुई हो जिसके लिए प्रोमिसर जो है प्रॉमिस कर चुका था कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, जो प्रोमिसर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कर चुका था, जिससे वो बंधा हुआ है, जिससे वो बाउंड है। तो मान लो उसने कहा था कि हम इस क्वालिटी के गुड्स डिलीवर करेंगे, तो उसी क्वालिटी के ही डिलीवर होने चाहिए, ये बोला गया इसमें। फिर बोला है कि एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब लीगल ऑब्लिगेशन प्रेजेंट होता है, तो हर किसी पार्टी के पास एक राइट रहता है सूट फाइल करने का, है ना, लॉ कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स करने का। तो एक ऑफर बहुत सारे प्रोमिसेस से किया गया है, तो सब में वही लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि सभी लीगली बाउंड हो जाएंगे तो सभी फिर लीगली एनफोर्स भी करा सकते हैं कोर्ट में, तो वो सबके लिए ही अप्लाई करेगा सेम वे में। क्या? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक। तो ये बात करी गई है हर एक ऑफर की कंडीशन की, कि वो अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम प्लेस पे हो, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे प्रोमिसी को, कि जो भी ऑफर किया गया है वो सही से कर रहा है, अपनी इंटरेस्ट दिखा रहा है, विलिंगनेस दिखा रहा है कौन प्रोमिसर, प्लस एक ऑफर जो बहुत सारे प्रोमिसेस को किया गया है तो उनका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी सेम होगा, लीगल प्रोसीडिंग सेम होंगी। फिर जो भी ऑफर में कुछ डिलीवरी की बात की जा रही है प्रोमिसी को कि ये गुड्स डिलीवर होंगे या ये सर्विस डिलीवर होगी, तो वो उसी वे में हो, सर्विस हो रही है तो उसी वे में हो, गुड्स हैं तो उसी क्वालिटी के हो, जो डिसाइड हुए थे वही डिलीवर हो, ये प्रोमिसी को देखना होगा, है ना। उसकी अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से प्रोमिसी के पास होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रोमिसर ने गुड्स डिलीवर कर दिए, कहा कि मेरा काम तो हो गया, मेरा पैसा दो, 1 लाख रुपए मुझे दो, गुड्स तो मैंने डिलीवर कर दिए, ऐसा नहीं। प्रोमिसी के पास पूरा राइट है कि वो कहेगा कि मैं पहले देख तो लूँ कि गुड्स जो मैंने डिसाइड किए थे आपके साथ कि इस क्वालिटी के होने चाहिए वो हैं भी, तो उसके पास इस चीज़ का पूरा राइट है, उसके पास इस चीज़ का पूरा राइट है कि वो देख सके कि प्रोमिसर सही है और विलिंग है, अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है, अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और वो एबल है, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में एबल है, तो इन सब चीज़ों की उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये बोल रहा है सेक्शन 38, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ये कंडीशंस हैं इसकी। जनरल रूल ये बोलता है कि मान लो प्रोमिसर ने ऑफर किया, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आई तो उस केस में उसने मना कर दिया, तो उसमें फिर प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और उसकी जितनी भी राइट्स हैं वो खत्म नहीं होंगी, किसकी? प्रोमिसर की, ठीक। इसके अलावा जो है बात आती है इफेक्ट ऑफ अ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस। अच्छा, इसमें जो हम लोग ने बात करी है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, कि दूसरी पार्टी ने परफॉर्मेंस लेने से मना कर दिया। पहले जो भी अग्रीमेंट उनके बीच में हुआ उन्होंने कहा ठीक है ऐसे ऐसे डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन फिर परफॉर्मेंस की जब बात आई तो उस ऑफर को लेने से मना कर दिया। जब ए ने बी से कहा कि हम आपकी गुड्स की अपनी गुड्स की डिलीवरी आपके इस लोकेशन पे इस टाइम तक कर देंगे, ठीक है, उसने ऑफर दिया, बी ने उस समय मना कर दिया, तो फिर ए जिम्मेदार नहीं होगा परफॉर्मेंस के लिए और ए की पूरी राइट्स रहेंगी कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन दूसरी पार्टी अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इफेक्ट ऑफ अ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस। दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है आप लोग ये बताइए पहले। अच्छा, इसमें है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, यानी कि प्रोमिसी एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, परफॉर्मेंस लेने से मना कर रहा है, वो बोलता है सेक्शन 38। सेक्शन 39, दिस इज सेक्शन 39, दिस इज सेक्शन 39। सेक्शन 39 क्या बोलता है, जो प्रोमिसर है वही प्रॉमिस परफॉर्म करने से मना कर दे। सेक्शन 38 था कि प्रोमिसी लेने से मना कर रहा है,
सेक्शन 39 है कि प्रॉमिसर देने से मना कर दे। जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने से मना कर देती है या हट जाती है, अपने आप को एक तरह से बैकआउट कर लेती है, प्रॉमिस परफॉर्म करने से पूरी तरह से मना कर देती है, मना कर देती है ओरली या हट जाती है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट से पता चलता है कि वो परफॉर्म नहीं करना पड़ चाहता है, प्रॉमिसर परफॉर्म नहीं करना चाहता है, उसके जेस्चर्स से, उसके कोड ऑफ कंडक्ट से पता चलता है। उस केस में प्रॉमिसी क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को उसी समय खत्म कर सकता है, वर्ड से ही या कंडक्ट से। ओरल में बोल सकता है कि नहीं हमें तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, या अपने जेस्चर से वो भी खत्म कर सकता है, अनलेस ही हैज सिग्निफाइड। अनलेस ही हैज सिग्निफाइड यानी कि या तो पहले से मेंशन हो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कि अगर ऐसा ऐसा हुआ, रिफ्यूज करोगे आप तो हम ऐसा ऐसा एक्शन लेंगे, तो उस केस में फिर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से चलना होगा कि भाई अगर आपने मना किया तो इतना इतने आपको डैमेजेस मेरे को पे करने पड़ेंगे, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। नहीं तो जब तक सिग्निफाइड नहीं है, रिटर्न नहीं है कहीं टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की, तो वर्ड से या कंडक्ट से प्रॉमिस खत्म कर सकता है। कंटिन्यूएंस में चल रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन प्रॉमिसर ने परफॉर्म करने से मना कर दिया, प्रॉमिसी के पास पूरा राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एंड कर सकता है। तो अग्रीव्ड पार्टी जो होगी इस केस में, जैसे प्रॉमिसी जिसके साथ ऐसी सफरिंग हुई है क्योंकि प्रॉमिसर ने मना कर दिया, तो उसके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, क्या, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना, या वर्ड से या अपने कंडक्ट से ये भी बता सकता है कि वो चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो, है ना। दो चीजें पॉसिबल हैं सेक्शन 39 में, प्रॉमिसी के पास रहती हैं, अग्रीव पार्टी के पास रहती हैं। या तो वो कहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, भाई पार्टी ए ने परफॉर्म नहीं किया, प्रॉमिसर ने परफॉर्म नहीं किया, तो पार्टी बी ने कहा ठीक है खत्म करो। या फिर वो कहेगा, वर्ड से कहेगा या उसके कंडक्ट से ऐसा लगेगा, वो ये कहेगा कि मैं आपको पेमेंट भिजवा रहा हूँ, आप मुझे गुड्स डिलीवर कर दो, क्योंकि ये गुड्स जो हैं आप ही क्या मिलते हैं, ऐसी क्वालिटी आप ही क्या ही है, तो मुझे चाहिए, मुझे अग्रीमेंट में रहना है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करना है। अच्छा, अब इस केस में अगर प्रॉमिसी डिसाइड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इसी ग्राउंड पे, ठीक है, एंड नहीं कर पाएगा कभी फिर बाद में। भाई उसके पास दो ऑप्शन है, पहले या तो खत्म करो या फिर कंटिन्यू रखो, लेकिन वो अगर चूज करता है सेकंड ऑप्शन कि हम कंटिन्यू रखेंगे, तो इसी ग्राउंड पे फिर वो दोबारा, मतलब इसी ग्राउंड पे, इसी बेस पे बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता है। मान लो उसने कहा कि मुझे आपके प्रॉमिसर से कहा आपकी गुड्स की क्वालिटी बहुत पसंद है, तो मुझे तो यही चाहिए और आप मुझे डिलीवरी दे दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। बाद में गुड्स डिलीवर हो जाते हैं, फिर हो सकता है उसकी क्वालिटी थोड़ी 19-20 हो, उसको ना समझ आए, तब फिर वो प्रॉमिसर से ये नहीं कहेगा अरे गुड्स की क्वालिटी सही नहीं है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट एंड करना है और मैं पेमेंट नहीं रिलीज करूंगा। बाद में वो मुकर नहीं सकता है, फिर बाद में वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है प्रॉमिसी। समझ रहे हैं आप लोग। तो प्रॉमिसी जो है अगर डिसाइड कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड ना हो, तो बाद में फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं कर सकता है, फिर वो यही कह सकता है कि मुझे मुआवजा दे दो। अगर मान लो कोई भी ब्रीच हो रही है, ब्रीच मतलब लॉ का तोड़ना, कोई रूल का तोड़ना, तो ए पार्टी ने, प्रॉमिसर ने, मान लो डिलीवरी करते टाइम, ठीक है, कोई भी जो भी डिसाइड हुआ था कि ये क्वांटिटी डिलीवर होगी, ये क्वालिटी डिलीवर होगी, इस ब्रांड का जाएगा गुड्स बी पार्टी के पास, प्रॉमिसी के पास, और जब प्रॉमिसी के पास पहुंच रहा है तो उसे वो क्वालिटी, वो क्वांटिटी रिसीव नहीं हो रही है, तो उसके बाद वो ये नहीं कहेगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पहले ही डिसाइड कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट तो हम करेंगे। तो वो बस पार्टी ए से डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कॉम्पनसेशन मांग सकता है कि भैया आपने हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गुड्स डिलीवर नहीं किए हैं, हम आपको पेमेंट भी रिलीज करना है, तो फिर आप हमें कॉम्पनसेशन दो, मुआवजा दो, क्योंकि हम तो आप ही के ऊपर डिपेंडेंट थे कि हमें इतने इतने गुड्स मिलेंगे, इस क्वालिटी के मिलेंगे, बट आपने नहीं भेजे, ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को तोड़ा, तो इसलिए आप हमें कॉम्पनसेशन दो। तो वो क्लेम कर सकता है, प्रॉमिसी डैमेजेस क्लेम कर सकता है, बस फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं कर पाएगा।
एक बार अगर उसने डिसाइड कर लिया कि हमें कंटिन्यू रखना है, फिर एंड नहीं कर पाएगा। तो ये बात है सेक्शन 39 की, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, अब इस केस में अब एक चीज और आती है सेक्शन 38-39, इसका मैं एग्जाम्पल आप लोग सबको बता देती हूँ कि क्या है। जैसे कि ए जो है, एक सिंगर है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है बी के साथ, जो कि थिएटर का मैनेजर है, कि मैं इस थिएटर में 2 नाइट्स गाऊंगा, सिंग करूंगा, हर एक वीक में 2 रातों में आई बी सिंगिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ्स, यानी कि जो भी अपकमिंग 2 महीने हैं उनके हर हफ्ते में 2 नाइट्स इनकी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में स्पेसिफाइड है कि 2 नाइट्स में दैट पर्सन विल बी सिंगिंग। Now B is ready to pay her 1 lakh rupees for each night's performance. यानी कि 2 नाइट्स है तो एवरी नाइट की परफॉर्मेंस के लिए उसको 1 लाख रुपीज मिलेगा। लेकिन परफॉर्मेंस शुरू हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होता गया, सब अच्छे से चलता रहा। एक पर्टिकुलर नाइट में जब ए की परफॉर्मेंस थी तो उसने जानबूझ के वो थिएटर में आई नहीं, एब्सेंट हो गई। अब ये कौन सा सेक्शन इसमें हो रहा है? इफेक्ट ऑफ अ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस, सेक्शन 39। ठीक है। अब इसमें जो है प्रोमिसर जो है वो अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था प्रोमिसी के साथ, उसमें वो पीछे हट रहा है। तो इसमें वर्ड से नहीं लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट से उसने दिखा दिया कि वो थिएटर में नहीं प्रेजेंट हुई। उसने बताया भी नहीं, पहले से प्रायर इंफॉर्मेशन भी नहीं दी। तो अब बी के पास पूरे चांसेस हैं कि या तो कॉन्ट्रैक्ट एंड करे या फिर वो कंटिन्यू करे। कंटिन्यू करेगा तो बाद में एंड नहीं कर पाएगा। तो यही इसका एक एग्जाम्पल है जो इसमें मेंशन है। ठीक, तो इतना क्लैरिटी हुई आप सबको? सेक्शन 38, सेक्शन 39, डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट, जो ये टॉपिक्स हैं आज के। ठीक है। और इसके अलावा जो है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। क्या है उसमें बेसिकली, थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक काफ़ी मतलब इतना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, डिटेल नहीं है, बट हम लोग जितना जितना कवर करते जाए उतना बेटर ही है। अब जो सेक्शन 42 है वो बात करता है लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ठीक है, इसमें क्या मतलब है, क्या बोल रहा है ये सेक्शन? ये बोल रहा है जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, तो जब तक कि कोई इंटेंशन ना अपीयर हो, कोई ऑपोजिट चीज या ऑपोजिट इंटेंशन ना अपीयर हो कॉन्ट्रैक्ट में, ये सारे पर्सन्स जो जॉइंट प्रॉमिस करते हैं जब तक ये जिंदा होते हैं तब तक, जॉइंटली जब लिव कर रहे हैं तब तक, एंड उसके बाद अगर किसी की डेथ भी हो जाती है, किसी एक की या किसी सब की, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जॉइंटली जो बाकी सर्वाइवर्स होंगे यानी कि बाकी प्रोमिसर्स होंगे वो, ठीक, बात समझिएगा, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स, हो सकता है सभी मर जाएं तो सबके रिप्रेजेंटेटिव्स, मान लो 3 प्रोमिसर्स हैं, 2 की डेथ हो गई, एक अभी भी अलाइव है, तो 2 के रिप्रेजेंटेटिव्स और जो तीसरा सर्वाइवर है वो मिलके, एंड उसके अलावा भी मान लो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एक और सर्वाइवर था जो जॉइंट प्रोमिसर था, उसकी भी डेथ हो जाती है, तो 3 हो गए रिप्रेजेंटेटिव्स। तो तीनों जॉइंटली जो है प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। जैसे XYZ ने अमाउंट बोरो किया था लाइफ टाइम में और ये कहा था कि हम डेट रीपे करेंगे, लेकिन X की डेथ के बाद उसका रिप्रेजेंटेटिव S Y और Z के साथ जॉइंटली लायबल होगा डेट पे करने में। ठीक है, तो ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है, जब कोई दूसरा कोई और चीज कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है। तो this is basically, this section is all about liability of joint promisor and promisee। ये बात करता है joint promisors की भी, joint promisees की भी। तो अभी joint liability की बात चल रही है इसमें सेक्शन 42। तो इसका एनालिसिस क्या लिखा हुआ है इसमें? इसका एनालिसिस बेसिकली ये लिखा हुआ है
कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स जब जॉइंट प्रॉमिस करते हैं तो अपने लाइफ टाइम में वो जॉइंटली फुलफिल करेंगे प्रॉमिस, ठीक है। किसी एक की डेथ के बाद उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस जितने सर्वाइवर्स हैं वो जॉइंटली प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। और अगर तीनों की डेथ हो जाती है, कोई भी प्रॉमिसर नहीं बचता है, तो तीनों के ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स प्रॉमिस को जॉइंटली फुलफिल करेंगे। ये सेक्शन बोलता है, सेक्शन 42 यही बोलता है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो अब इसके अलावा मैं जो है आज क्लास नहीं रखूंगी इतना ड्यूरेशन तक, क्योंकि फिर एक साथ सारे सेक्शंस कवर होंगे तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने डिस्टिंक्शन के बारे में बताया, मैंने सेक्शन 38 डिस्कस किया, 39 डिस्कस किया, एग्जाम्पल डिस्कस किया, सेक्शन 42 भी बताया, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर्स। अच्छा, इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हो प्लीज फील फ्री टू मेंशन एज आई ऑलवेज से ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड मैं अपनी मेल आईडी इंक्लूड करूंगी, इंस्टाग्राम पेज की लिंक भी इंक्लूड कर दूंगी कि आप उसमें जो है उससे जो भी अपडेट्स हैं उसको आप देखते रहें और वो आप एक बार व्यू कर सकते हैं जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स पता चलते रहेंगे। एंड बिसाइड्स दिस, please don't forget to like the video, share it and subscribe my channel and do not forget to press the bell icon। ठीक है, तो ये काम जरूर करिएगा वीडियो देखते टाइम। एंड अगर कोई भी क्वेरीज हो प्लीज भेजिएगा। हाँ, इसके अलावा जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में और भी यूनिट्स हमें डिस्कस करने हैं वो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि एक बार सारे यूनिट्स कवर हो जाने दीजिए, फिर हम एक पर्टिकुलर क्लास रखेंगे जिसमें हम आरटीपी भी डिस्कस करेंगे। हम एक इंडिविजुअली चैप्टर वाइज भी जो भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लास्ट पेज में समरी के साथ क्वेश्चन आंसर्स दिए रहते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे, वो डिस्कस करेंगे प्लस आरटीपीज देख लेंगे। जो भी क्वेश्चंस क्वेश्चनेयर्स इंस्टीट्यूट ने अपनी साइट में दिए हुए हैं वो हम जरूर देखेंगे और उसके हिसाब से ही प्रिपरेशन रखेंगे अपनी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक, ओके।